नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत पाठ संख्या 15 नीलकंठ। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। लेखिका का जन्म 1907 में हुआ था तथा इनका देहांत 1987 को हुआ था। ये एक रेखा चित्र प्रधान रचना है। इसके माध्यम से लेखिका ने सुंदर जीवन चरित्र को दर्शाया है और वो जीवन चरित्र पशु जगत से जुड़ा हुआ है और वह पशु जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्य है यानी मोर, उसी के जीवन को बहुत सुंदर तरीके से एक कहानी के रूप में यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है। हम पढ़ रहे हैं नीलकंठ अध्याय नंबर 15। लेखिका ने लिखा है, उस एक दिन अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। यानी लेखिका के घर पे एक छोटा सा चिड़ियाघर था। उसके लिए जब भी उन्हें समय मिलता मैं तरह तरह के जानवर खरीदती रहती थी। इसलिए आज जब उन्हें अपने अतिथि यानी मेहमान को छोड़ने स्टेशन जाना था तो लौटते समय वह चिड़िया को खरीदने का मन बना चुकी होती है। इसलिए उन्हें खरीदने के लिए उसकी दुकान की ओर चलने के लिए ड्राइवर को संकेत करती है। बड़े मियाँ यानी जो चिड़िया रखते हैं। चिड़िया वालों की दुकान के नज़दीक पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया। किसने कहना प्रारंभ किया? बड़े मियाँ ने। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूं? यानी चिड़िया वाला अपनी चिड़िया को बेचने के लिए लेखिका से क्या कह रहा है कि गुरुजी, ये जो मोर है, मोर के मार कर उसके पंजों से दवाइयाँ बनती है, इसलिए लोग उन्हें खरीदने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। मेरे पास भी 2 मोर आए हैं, लेकिन मैं उन मासूम को उन मारने के लिए नहीं देना चाहता हूँ और मैंने उन्हें आपके लिए संभाल के रखे हैं, तो आप उन्हें खरीद लें। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। यानी चिड़ी में हमारे बड़े मियाँ ने क्या कहा कि जब मेरे से वो खरीदने आए थे दूसरे ग्राहक, तब मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं मैं तो गुरुजी को ही दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लेखिका एक बहुत बड़ी शिक्षिका भी है, इसलिए उनका गुरुजी के रूप में वहाँ पर सम्मान था, तो सभी उन्हें वहाँ पर गुरुजी कहा करते थे। वैसे ये कम वक्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। यानी जानवरों को क्यों खरीदा जाता है? कहीं घर में सजाने के लिए और कहीं उनसे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए, इसलिए उनको पकड़ते हैं और लोग मार देते हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई स्टेशन निश्चित नहीं था। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। यानी बड़े मियाँ एक बार जब बोलना शुरू करते हैं तो कहीं रुकते नहीं हैं, इसलिए उनकी कोई निश्चित स्टेशन नहीं होती है। जब सामने वाला थक जाता है तो वह बीच में ही उन्हें टोक देता है, तो वहीं वह रुक जाते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोक कर कहा, मोर के बच्चे हैं। कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण यानी छोटा था कि वे पक्षी शावक यानी बच्चे, पक्षियों के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी बड़े जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। यानी जिस पिंजरे में उन 2 बच्चों को कैद किया गया था वो पिंजरा बहुत छोटा था और वो दोनों बच्चे ऐसे दुबक कर ऐसे बैठे हुए थे मानो किसी फोटो में उनका चित्र लगा हुआ है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल ऐसे ही चल रही थी। भाषण मेल या लगातार वो अभी भी बोले जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। यानी अब हमारे जो
मियाँ साहब है वो क्या कहना चाह रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं चिड़िया के बच्चे के। और क्या मोल भाव कर रहे हैं कि जिससे मैंने खरीदा है वह मैंने 30 रुपये देकर ही इनको खरीदा है। मैंने उसको कहा, बाहर कहा, भाई जरा सोच लो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला है। यानी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं मोर के तो वो तीतर के बच्चों जैसे ही लगते हैं, उनमें कोई खासियत अलग नहीं होती कि उनको हम देखते ही पहचान लें कि ये मोर के बच्चे हैं। इसलिए वो समझा रहा है कि मैंने 30 रुपये क्यों दिए। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा, मुंजी यानी कंजूस। यानी जब वो चिड़ी मार मुझे मेरे पास बच्चों को बेचने आया था तो मैंने उससे कम रुपए 12 रुपये में यानी 12 रुपये में खरीदने की बात करी, लेकिन वो मुंजी यानी कंजूस मेरी कोई बात नहीं मान रहा था। इसलिए मजबूरी में मुझे आपके लिए 30 रुपये उसे देने पड़े। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे अस्तु। यानी यहाँ पर हमारे मियाँ जी ने पूरी भूमिका गुरु जी के सामने बांध दी है कि मैंने आपका ध्यान करके इनको 30 रुपये में खरीद लिया है, बाकी मैं इतने रुपए में उनको खरीदना नहीं चाहता था। चिड़ी मार के नाम से और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देखकर जब मैंने वे छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव हो उड़ने योग्य हो गया है। यानी जैसे ही गुरु जी ने उसके 30 रुपये दिए और 5 रुपये अलग से उनको इनाम के पकड़ा दिए, फिर वह पिंजरा लेकर अपनी गाड़ी में रखवा लिया। तो जैसे ही वो पिंजरा हिलता है तो वह पक्षी शावक यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह पिंजरे में छटपटाने लग जाते हैं और इस तरह छटपटाते हैं कि उनके पंख आपस में फड़फड़ाने लग जाते हैं। तो वो छोटा सा पिंजरा और 2 छोटे पक्षियों की पंखों की फड़फड़ाहट से ऐसा लग रहा था कि शायद ये पिंजरा ही अब उड़ने वाला है। यानी इस तरह से हमारे वो दोनों पक्षी वहाँ पर अपनी क्रियाएं गुरु जी को दिखाने लगे। घर पहुँचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। यानी उन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं ली कि ये मोर है या तीतर है। घर वालों ने भी उन्हें खूब कहा कि तुम तो ठग कर आ गई हो, ये तो तीतर के बच्चे हैं, मोर नहीं हैं। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। लेखिका ने यहाँ पर ये बात इसलिए कही है क्योंकि अनेक बार वह जानवरों को खरीदने के मामले में ठगी गई है, क्योंकि उन्होंने गहराई से जानकारी ली नहीं है, उन्हें किसी के बदले दूसरा जानवर पकड़ा दिया गया है। इस कारण उनको इस दुर्बलता ठगे जाने शब्द से उनको तकलीफ होती है और वह अंदर से अप्रसन्न हो जाती है और यही भाव यहाँ वो प्रकट करती है। इसलिए अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाव के पर लगे हैं, सुरखाव यानी चमकने वाले पर होते हैं, है तो वो भी पक्षी ही ना। इसलिए रेखिका यहाँ पर चिढ़कर सबको जवाब देती है कि मोर के कोई चमकने वाले पंख थोड़ी लगे हुए हैं कि जो अलग से दिखेगा, है तो वो भी पक्षी ना। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार यत्न में कुछ विशेषता आ गई। यानी बार बार जब लोग घर वालों ने उन्हें टोका तो उनके व्यवहार में थोड़ा अलग परिस्थितियां आ गई, इसलिए वे उन दोनों बच्चों का विशेष ध्यान रखने लगी और उसको विशेष ध्यान के साथ अपने साथ ही रखने लगी। इसलिए पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखवाया, फिर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रख दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरों में मानो खो गए। यानी बेचारे इतने दिनों तक वे एक छोटे से पिंजरे में कैद होकर बैठे थे, इसलिए छटपटा रहे थे। जैसे लेखिका का खुद का पढ़ने लिखने का जो कमरा है बहुत बड़ा था, उस कमरे में आकर उन्हें पिंजरे से बाहर निकाला गया तो बड़े से कमरे में वो छोटे छोटे दोनों पक्षी इस तरह खो गए कि उन्हें ढूंढने नहीं मिल रहा था, क्योंकि कभी किसी के पीछे जा रहे थे, कभी किसी के पीछे जा रहे थे, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छुपी से वो थक जाते हैं और उन्होंने जो लेखिका की रद्दी के कागजों की टोकरियां पड़ी थी, क्योंकि वो लेखिका है तो लिखती रहती है, लिखने के कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लिखी जाती है तो वो कागज रद्दी की टोकरी में डाल देती है। तो वो जो रद्दी की टोकरी थी वो हमारे उन दोनों पक्षी शावकों को पसंद आ जाती है और उन्होंने उस दिन अपना नया बसेरा उसी रद्दी की टोकरी में बना लिया। 4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते रहे। यानी 4 दिन तक वो उस कमरे में रहे और सबसे छुप कर उसी रद्दी की टोकरी में सोते रहे या अपना निवास बनाते रहे।
रात में रद्दी की टोकरी में ही प्रकट होते रहे, फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। यानी धीरे धीरे जब उन्हें पता चल गया कि अब हम यहाँ पर सुरक्षित है, हमें कोई खतरा नहीं है, तो वह अपनी उस गुप्तवास से यानी रद्दी की टोकरी से बाहर निकलने लगे और कभी लेखिका की मेज पर प्रकट हो जाते यानी बैठ जाते, कभी उनकी कुर्सी के पीछे जाकर बैठ जाते और अचानक कभी उनके सिर पर ही आकर बैठ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखने पड़ते थे। यानी लेखिका के घर में खूब सारी बिल्लियां भी थी, कुत्ते भी थे, हिरण, मोर, सब जानवर थे। इसलिए अब जब ये नए छोटे छोटे पक्षियों को यहाँ लेकर आई है तो बिल्ली के डर से इन्हें अपना कमरे का दरवाजा है वो अक्सर बंद रखना पड़ता था, क्योंकि खिड़कियों में तो जालियां लगा रखी थी लेकिन घर में तो बिल्लियां कहीं भी घूम सकती थी। इसलिए उससे बचाने के लिए अपना दरवाजा ये बंद रखती थी। खुला रहने पर चित्रा इन नवा आगंतुक का पता लगा सकती थी। चित्रा कौन है? इनकी एक छोटी सी बिल्ली का नाम है। वो लेखिका से घुली मिली है, इसलिए उससे इनको बचाना जरूरी था और नव आगंतुकों यानी नए आने वाले मेहमानों का पता वो जल्दी लगाकर उन्हें नाश्ते में चट भी कर जाती। और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यानी शोध यानी उसका प्रयोग क्या होता, ये सबको पता है। और ये प्रयोग कौन करता? उनकी बिल्ली चित्रा करती। इसलिए ये अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वे चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती। यानी लेखिका ने आगे क्या लिखा है कि इनकी जो बिल्ली है चित्रा, वह वैसे शांत दिमाग की है, इसलिए वे कभी उनके घर में रहने वाले चूहों को भी तंग नहीं करती। लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए और इन नन्हे नन्हे मेहमानों को वो अपने आहार में काम में ले ले, इसलिए उसे बचाने के लिए वह दरवाजा बंद रखती थी। परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अब ये बात क्या हो गई कि लेखिका के पास तो सारे जानवर है और सारे जानवर लेखिका से बहुत प्यार करते, उनसे दूर वो रह नहीं सकते थे। इसलिए जब दो नए अपरिचित यानी जो पहचानते ही नहीं है किसी को, उन पक्षियों का जब पूरा अधिकार ही लेखिका पर हो गया तो घर के दूसरे पक्षी और दूसरे जानवर बिलबिला उठे, परेशान हो गए, क्योंकि अब वो लेखिका से उतने मिल नहीं पा रहे थे। लेखिका को दरवाजा बंद करना पड़ता था, इसलिए उसके लिए दरवाजे बंद रहे। ये दोनों उसकी दृष्टि से एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मौजरी के लिए असह्य तो कही जाएगी। यानी चित्रा जो उनकी चहेती बिल्ली थी और वो उनके बिना एक पल भी नहीं रहती थी, अब उन्हें लेखिका से दूर रहना पड़ रहा है तो वो उसे तो पहले अभिमान था क्योंकि वो हर समय उनके साथ रहती थी, और अब जब उन्हें दूर रहना पड़ रहा है तो उसे ये सब सहन नहीं हो रहा है। इसलिए जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। यानी अब कुछ दिन तो वो पक्षी उनके कमरे में रहे, जिससे कि वे उनकी आदत में ढल सके, और उसके बाद वो पक्षी वहाँ पर छेड़खानी करने लगे, उनके कमरे को अस्त व्यस्त करने लगे। तब बड़ी ही मुश्किल से उन छोटे छोटे पक्षियों को पकड़वाया और लेखिका के बाहर जो एक चिड़ियाघर बना हुआ था उसमें जालियां लगाकर छोटे पक्षियों के लिए अलग से ही बना हुआ था जगह, उसमें उसको छुड़वा दिया। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसे ही कतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। यानी जैसे ही हमारे वो दो नन्हे नन्हे पक्षी शावक उस चिड़ियाघर में गए जाली वाले में, तो वहाँ जो पहले से रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु है वह उन दो मेहमानों को इस तरह देखने लगे जैसे घर में नई बहू का आगमन होता है। तो नई बहू का जब आगमन होता है तो घर वाले किस तरह से उसका स्वागत करते हैं, वह पूरा का पूरा स्वागत का दृश्य लेखिका के इन दो छोटे पक्षी शावकों के लिए उस जाली में रहने वाले जानवरों ने करा। इसलिए देखिए कितना प्यारा वर्णन लेखिका ने करा है कि वहाँ पर रहने वाला एक लक्का कबूतर है, वह हर समय नाचता रहता था, लेकिन जैसे ही उनको पक्षी शावक दिखते हैं उसको, तो वह अपना नाचना भूल पड़ता है और दौड़कर उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगता है। यानी अपना नाचना तो भूल जाता है और उन दोनों के चारों तरफ घूमते हुए गुटरगू करके गाना, रागिनी यानी राग, अलापना यानी गाना, वह कोई अपने गाना गाने लग जाता है।
और वहाँ पर खरगोश भी थे और बड़े खरगोश सभ्य सदों के समान कर्म से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। यानी वहाँ जो बड़े जो खरगोश थे वो सभी एक लाइन में बैठ गए और उन्हें बहुत गहराई से देखने लगे कि ये क्या है। और जो छोटे खरगोश थे वे उनकी गेंद जैसे लग रहे थे और वो छोटे छोटे खरगोश उन दोनों के आगे पीछे इस तरह से उछल कूद करने लगे मानो वह उनके आगमन में बहुत खुशहाली बरसाते हुए नाच रहे हो। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे और तोते भी वहीं थे। तो वो इस तरह बैठ गए एक आंख बंद करके, उन्हें गहराई से पूरा निरीक्षण करना चाह रहे थे, पूरा देखना चाहते थे, पूरा परख रहे थे। उस दिन लेखिका के जो चिड़ियाघर है उसमें भूचाल यानी तूफान आ गया था। धीरे धीरे अब दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः था, रंगमय था जैसी इल्ली से तितली का बनना। यानी जब इल्ली से हमारी तितली की जीवन संरचना धीरे धीरे बनती है तो उसमें जो परिवर्तन आता है, उसमें रंग बिरंगी जो उसके पंख है वो विकसित होने लगते हैं, वो बहुत सुंदर लगता है ना। वैसा ही दृश्य मोर के बच्चों के बड़े होने पर लग रहा था। उनका शारीरिक परिवर्तन लेखिका को तितली के समान वहाँ दिखाई दे रहा था, क्योंकि मोर का जो शरीर है रंग बिरंगे रूप में ढलता जा रहा था और वह दिन बर दिन परिवर्तित दिख रहा था। इसलिए लेखिका ने लिखा है कि मोर के सिर की कलंगी संगन ऊंची और चमकीली हो गई थी। यानी कलंगी यानी सिर के ऊपर जो उसका रहता है ना भाग, वह बहुत ऊंची हो गई थी, गहरी हो गई थी और उसमें चमक भी पैदा हो गई थी। और उसकी जो चोंच है वो बंकिम और पैनी हो गई थी, यानी तीखी और बहुत मजबूत हो गई थी। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ धृति झलकने लगी थी। आंखों में नीला रंग दिखने लग गया था हमारे मोर की। और उसकी लंबी लंबी जो गर्दन है वो हरे रंग की दिखने लग गई थी। यानी नील हरित ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। गर्दन कैसी दिख रही थी? नीले और हरे रंग का जो मिला जुला रूप है, उस रूप में वो गर्दन उसकी लंबी होकर दिखने लग गई थी। हर भंगिमा में धूप छाई तरंग उठने लगी थी। भंगिमा यानी उसकी हर क्रियाकलापों में गर्दन जब वो जैसे झुकेगा, कभी एकदम से नीले रंग की नजर आएगी, कभी वो खड़ा होगा तो एकदम से हरे रंग की नजर आएगी। इस तरह की तरंगे उसकी गर्दन में झलकने लगी थी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा था। यानी उसके जो पंख है वह सफेद और विभिन्न सलेटी रंग के विभिन्न सुंदर रूपों में ढल चुके थे। पूंछ उसकी लंबी हो गई थी। उसके पंखों पे चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे थे। यानी जो मोर के पंख है उसके पीछे जो चंद्रमा बना रहता है उसमें इंद्रधनुष के सातों रंग धीरे धीरे उद्दीप्त हो उठे, प्रकट चमकने लग गए थे। रंग रहित पैरों को गर्विली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया था। यानी मोर का पूरा शरीर सुंदर होता है लेकिन उसके पांव इतने सुंदर नहीं है। यहाँ पर वही उसके रंगहीन पांव धीरे धीरे एक गर्विली, गर्विली का मतलब है गर्व से भरी हुई गति, यानी तेजी, गर्व से भरी हुई तेजी उसके गरिमा में, उसके व्यक्तित्व में दिखाई देने लग गई थी। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, यानी धीरे धीरे वह मोर के समान क्रियाएं करने लगा था, जिसमें है कि वे अपनी गर्दन को ऊंची करता और विशेष तरह से देखता। विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची करके दाना चुगता। यानी मोर के दाना चुगने का तरीका भी अलग होता है, क्योंकि उसकी गर्दन लंबी होती है तो बहुत स्टाइल से, तरीके से वे अपनी गर्दन को नीचे करता है और दाने चुगता है। वैसे ही वो धीरे धीरे पानी पीता है, टेढ़ी करके दूसरों की कही गई बातों को भी सुनने का प्रयास करता है। यह जो क्रियाएं हैं धीरे धीरे सुकुमार और सौंदर्य का परिवर्तित रूप उसके अंदर भर रहा था। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। यानी मोर का जो इतना सुंदर रूप यहाँ शब्द चित्र के रूप में लेखिका ने खींचा है, वो देखने से ही हमें आनंद की अनुभूति करा सकता है। क्योंकि जब हम एक मोर की सामान्य क्रिया देखते हैं तो हमें भी अंदर से आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उसका रंग और उसकी क्रियाएं दोनों जरा अलग होती है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, यानी हम उसकी चाल है, उसके चलने का जो तरीका है उसे हम शब्द नहीं दे सकते हैं। यानी उसका शारीरिक परिवर्तन जिस रूप में हो रहा था उसे हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारित नहीं हुआ था। यहाँ पर उल्टा है, मोर ज्यादा सुंदर होता है, मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती है। इसलिए लेखिका ने कहा है कि मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कार करने वाला नहीं था, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा
मंथर गति आदि से वे भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। यानी मोरनी का विकास मोर के समान तो नहीं था, लेकिन उसकी भी गर्दन लंबी थी, हवा में उसके भी चंचल कलंगी हिल रही थी, उसके पंख भी श्याम यानी सफ़ेद और काले रंग के चित्र के समान चमक रहे थे, उसकी गति जरा धीमी रहती है और उसका व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारे इस मोर की उपयुक्त सहचरणी, सहचरणी का मतलब है उसके साथ चलने वाले का सही रूप यही हो सकता है, क्योंकि मोर की गति थोड़ी तेज है, मोरनी की गति जरा धीमे है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के उपयुक्त जोड़े के रूप में लेखिका को अब अच्छे लगने लग गए थे और वह उनके चिड़ियाघर में भी अब अपनी नई पहचान बना चुके थे। इसके आगे का भाग हम आगे के अंश में पढ़ेंगे।